नमस्कार। अनएडिटेड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ब्राह्मणों को इन दिनों जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या वो बसपा हो, वो लुभाने में जुटी हुई हैं। 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। कहा जा रहा है कि ये सम्मेलन बहुत बड़ा होगा और इससे ब्राह्मणों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज मायावती ने भी एक ट्वीट किया और लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और पोस्ट करके ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है और समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। वरुण, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये जो ब्राह्मण है, ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने तय हैं जी। शुरुआत में ही हो जाने चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय सरकार में है, उस समय तक 10 साल पूरे हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला होने का, जिसे कहते हैं, पूरी पूरी संभावना है। इसमें त्रिकोणीय इस मुकाबले को करने के लिए मायावती फिर से चुनाव मैदान में, जिसे कहते हैं, काफ़ी ज़ोर शोरों से इस बार उतरने की तैयारी कर रही है। जी। 2022 के विधानसभा चुनावों में यह आरोप लगा था मायावती के ऊपर कि कहीं ना कहीं मायावती जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रही हैं और कहीं ना कहीं वो चुनावों में अनुपस्थित हैं। ये उस समय का आरोप था जो 2022 में कई लोगों ने, उनके विरोधियों ने लगाया। लेकिन अब ब्राह्मणों के ऊपर, जिस तरीके से आपने बोला कि क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और मायावती ने जो आज ट्वीट किया और जो समाजवादी पार्टी के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से वो भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके आते हैं। जी। पहला तो सवाल ये कि ब्राह्मण इतने महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें ब्राह्मण जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते रहे हैं। जी। और लगभग तकरीबन वैसे तो कास्ट सेंसस 1931 के बाद से भारत के अंदर उसका कोई डाटा मौजूद नहीं है। अब होगी, जो चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, सरकार ने ऐलान भी किया है उसका। 10 से 13% के बीच में लगभग ऐसा माना जाता है, जो एक आंकड़ा, मोटा मोटा जो आंकड़ा है, कि 10 से 13% के बीच में ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, 18 से 20% पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 18 से 20% के बीच में फॉरवर्ड कास्ट, जो उच्च जाति है, उनका वोट प्रतिशत माना जाता है। तो इन फॉरवर्ड कास्ट के बीच में जो ब्राह्मणों का अकेली संख्या है वो 10 से 13% के बीच में लगभग ऐसा अनुमान है कि हैं इतने वोटर्स। तो ये संख्या अगर उस हिसाब से देखें तो काफ़ी मजबूत एक तरीके से हो जाता है ये ब्लॉक अपने आप में ब्राह्मणों का। अब बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है इनका। 15 से 20% के करीब कई इलाकों में, जैसे 10 से 13 तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बताया, कंबाइंड जो आपने बताया पूरे यूपी में, 15 से 20% के करीब कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां ब्राह्मणों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है उस आंकड़े से अगर देखा जाए तो। जी। जैसे मैं गोरखपुर का नाम लूँ, देवरिया का नाम लूँ, संत कबीर नगर है, इवन वाराणसी में भी ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है। मतलब आप ये पूर्वांचल की बात कर रहे हैं? पूर्वांचल के रीजन में ये जो आते हैं, इनकी काफ़ी अच्छी संख्या है ब्राह्मणों की। और देखिए, पिछले कुछ समय से इनको लुभाने की कोशिश इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही है कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत करीबी कहीं ना कहीं लड़ाई होने की संभावना इस बार जताई जा रही है, एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से एक पूरा का पूरा इतना बड़ा ब्लॉक है, तो क्यों ना उस ब्लॉक को लुभाकर अपने साइड लाने की कोशिश की जाए। और जैसे कहते हैं ना कि एक ही बार में पूरे के समाज को अगर मना लिया जाए, तो एक काफ़ी जो टेंशन है राजनीतिक दलों की,
वो कम हो जाएगी। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ब्राह्मणों का रोल उत्तर प्रदेश के अंदर। वरुण, मायावती ने जो आज ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया है 2007 का, और वो बार-बार उनकी इस पूरे ट्वीट को अगर देखें तो लग रहा है वो जैसे कि उनका ये कहना था कि 2007 में जैसे ब्राह्मणों को हमने अपने साथ किया था, या ब्राह्मणों ने जो भरोसा दिखाया था जो बसपा पे, वो भरोसा उनका आज भी है। और उन्होंने ये कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि अगर ब्राह्मणों का कोई भला कर सकता है, वो बसपा ही कर सकता है। ये जो पार्टी है, यही एक भला कर सकती है। तो थोड़ा आप दर्शकों को 2007 में क्या हुआ था, कैसे ब्राह्मण ने बसपा को सपोर्ट किया था, और पूरा जो समीकरण बना था उस वक़्त, जो मायावती की सरकार बनी थी, क्या कुछ हुआ था वरुण उस वक़्त? देखिए 2007 के अंदर मायावती वैसे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन जो पूर्ण बहुमत की उन्होंने जो सरकार बनाई थी, यानी बहुजन समाज पार्टी आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक बार पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार बना पाई है, और वो सरकार उन्होंने बनाई थी 2007 के अंदर। जी। 2007 से 2012 के बीच में मायावती ने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। निकाला था। ठीक है, अब ये 2007 में ऐसा क्या हो गया था कि मायावती को प्रचंड बहुमत मिल गया था, मायावती को खुद अपने दम पर बहुमत मिल गया था। 206 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी अपने दम पर, और 30% के ऊपर वोट जी। बीएसपी को मिला था। देखिए, बिल्कुल मायावती जिस 2007 को याद दिलाने की कोशिश कर रही है, वो उस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला को याद दिलाने की कोशिश कर रही है, जिसके दम पर बीएसपी ने 2007 में एसपी और बीजेपी को ध्वस्त किया था। जी। 2007 में एसपी को 25% से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे। बीजेपी उस समय अपनी सबसे कमज़ोर हालत में जिसे कहते हैं थी, जी। और लगभग 17% वोट बीजेपी को मिले थे। तो अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को और मायावती को कहीं ना कहीं एक दलित आइकन के तौर पर ही देखा जाता है। मतलब कि जो दलित लोग हैं, और दलित के अंदर भी स्पेसिफिकली जो जाटव समाज आता है, उनकी सर्वोच्च नेता मायावती को शुरू से माना जाता रहा है, कांशीराम के बाद। जी। अब इसमें क्या ऐसा 2007 में हुआ? देखिए 2007 में मायावती को कहीं ना कहीं ये लगा कि केवल दलितों को साथ लाकर, हिंदुओं के अंदर केवल दलितों को साथ लाकर कहीं ना कहीं वो बहुमत का आंकड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हासिल कर सकती है। जी। और सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी नोन ब्राह्मण फेस रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मायावती के बेहद करीबी, पूर्व में राज्यसभा में भी रहे हैं जी। उन्होंने जो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं मायावती को समझाया, और जिसे मायावती ने माना, ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला करके मायावती ने उस समय तकरीबन जितना मुझे याद है 80 से ऊपर टिकटें ब्राह्मणों को दी। और ये बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में ये बिल्कुल राजनीति का पलटना था, बिल्कुल जिसे कहते हैं उस समाज को टारगेट करके जिस तरीके से मायावती ने अपनी हमेशा राजनीति की, उसी समाज को अपने साथ लेकर आना और सक्सेसफुली लेकर आना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और देखिए उस समय जो एक तरीके का नारा भी लग गया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये भी बिल्कुल माना जाता है कि बीएसपी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों को लुभाने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए 2007 के चुनाव में इस नारे का भी अच्छे से उपयोग किया, और ब्राह्मण जुड़े भी मायावती के साथ। तकरीबन जो हम डाटा देखते हैं तो 2007 में तकरीबन 20% के करीब ब्राह्मण वोटर्स ने 17 से 20% के करीब मायावती का साथ लेकिन ये दिया क्या था। सिर्फ उम्मीदवारों को टिकट देने की वजह से जुड़े, या फिर ब्राह्मण जो उस वक्त थे, क्या मौजूदा तत्कालीन जो सरकार थी, क्या उससे काफी नाराज भी तो थे? इसका कहीं ना कहीं इसका भी फायदा तो उन्हें मिला होगा। नहीं देखिए, बिल्कुल मिला। बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार के विरुद्ध में, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स को ये लगता था, जो ब्राह्मण लोग थे उनको ये लगता था कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर जिस तरीके के उनके साथ सुलूक किया गया है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी उस समय ढलान पर थी उत्तर प्रदेश पे कहीं ना कहीं। 2002 में सत्ता जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जिसे कहते खो सी गई थी। कल्याण सिंह का भी भाजपा से अलग हो जाना,
और 2002 में जैसे मैंने कहा सत्ता का चले जाना उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर मुद्दे को भी जिस तरीके से उस समय की पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरीके से ट्रीट किया, और हार्डकोर वोटर्स का बीजेपी से छिटक जाने के कारण कहीं ना कहीं मायावती के पास एक एडवांटेज थी शुरू से। और एंटी इनकम्बेंसी का होना, जैसा मैंने कहा, ब्राह्मणों का ये अपने आप में लगना कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए जी। उस समय की सरकार में, उसके लिए कौन आवाज देने वाला है, उसके लिए कौन खड़ा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो मायावती के अंदर देखा। दूसरा, जो आपने बात की कि क्या सिर्फ कैंडिडेट देने से हो गया, जी। नहीं, कैंडिडेट देने से नहीं हुआ। बूथ लेवल तक पर जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो बीएसपी ने और बहन जी ने अच्छे से किया। यानी जो बूथ लेवल तक पे जो कमेटीज बनी, उन कमेटीज के अंदर भी दलितों और ब्राह्मणों को अच्छा खासा, जैसे कहते हैं ना, समुचित प्रतिनिधित्व जी। उधर भी दिया गया। तो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ कैंडिडेट दे दिए ब्राह्मण और ये सोच के बैठ गए कि हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। उसके लिए बहुत अच्छे से उन्होंने माइक्रो मैनेज एक पूरी, जिसे कहते हैं, बैलेंस्ड कैंपेनिंग भी चलाई, एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर चलाई। उनको ब्राह्मण के अंदर ये कहीं ना कहीं विश्वास जताने की कोशिश की कि बीएसपी सबको साथ लेकर चलना चाहती है और कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी तैयार है। जी। तो इस तरीके से अगर देखा, और साथ ही साथ देखिए, दलित वोटर्स को तो उन्होंने अपने साथ बांधे रखा है, उनको नहीं छिटकने दिया। ब्राह्मणों को जरूर जोड़ा और मुसलमान वोटरों को भी कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की कोशिश काफी 2007 छोटे स्तर में। पे मतलब काम किया था। जी, और इस कारण से ही बीएसपी अभी तक एकमात्र यही चुनाव हुआ था जहां जो 30% का थ्रेश होल्ड था। 3-4 पार्टियां, अगर कांग्रेस को भी अगर गिन लें, जी। मेन पार्टीज के रहते हुए, यानी चतुष्कोणीय मुकाबले में बीएसपी 30% के ऊपर वोट लेकर गई। पहली बार लेकर आई, शायद अभी तक तो आखिरी बार भी लेकर आई, जो विधानसभा में 30% के ऊपर गई। तो ये ऐसा नहीं था कि केवल एक ही कारण से हो गया हो। ऐसे बहुत से कारण थे जिसके कारण से मायावती को समर्थन मिला। जी। वरुण, अब थोड़ा हम वोटिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। ब्राह्मणों के वोटिंग पैटर्न पर ज़्यादा बहुत पीछे नहीं जाएंगे हम। 2007 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है? देखिए, ये जो आंकड़े मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये लोक नीति CSDS के हैं। अच्छा। यही एक आंकड़ा हमारे पास निकल कर आता है, जो कि और काफ़ी सहमत हैं लोग इस आंकड़े से, जिन्होंने भी वहाँ पर उस समय काम किया। अगर आप 2007 की बात जी। करें जी। तो देखिए, बीजेपी को उस समय भी 40% वोट ब्राह्मणों के मिले थे। अच्छे खासे वोट थे अच्छे खासे वोट थे, लेकिन शायद लगता है ब्राह्मणों के अलावा और किसी ने वोट नहीं किया उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2007 के जो चुनाव में नतीजे आए थे वो भाजपा के लिए बहुत खराब नतीजे थे। पार्टी 51 सीटों पे सिमट गई थी उस समय। जैसा मैंने पहले कहा, 17% वोट आए थे। बीएसपी को 20% के करीब ब्राह्मणों के वोट मिले। वो पार्टी जो कि ब्राह्मणों का 2-4% वोट लेती थी, और कई कई जगहों पे तो नगण्य वोटिंग होती थी ब्राह्मणों के इलाकों में बीएसपी के लिए, वहाँ तकरीबन 18 से 20% वोट लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पार्टी के लिए। कांग्रेस 12% और समाजवादी पार्टी केवल 10% वोट ही उस समय ब्राह्मणों के ले पाई थी। इसके बाद अगर हम बात करें 2009 के लोकसभा चुनावों में, तो देखिए, जब राष्ट्रीय राजनीति की बात हुई तो कहीं ना कहीं फिर ब्राह्मण दोबारा से बीजेपी से जुड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि उतने नहीं जुड़े, लेकिन 53% ब्राह्मणों ने फिर से बीजेपी के अंदर अपनी आस्था जताई, भरोसा दिखाया। बीएसपी का थोड़ा सा वहाँ पे नुकसान हुआ, 18-20 जब मैं कह रहा था तो 15-16% ब्राह्मणों ने साथ दिया। कांग्रेस क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव है, नेशनल पार्टी है, तो उनको भी 20% ब्राह्मणों के वोट उस समय मिले। उसके बाद अगर 2012 के असेंबली पोल्स की बात करें, जब सपा की वापसी हुई, अखिलेश यादव चेहरा बनकर उभरे समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, और मायावती की हार हुई, तब बीएसपी को 19% ब्राह्मणों के वोट तब भी मिले। लेकिन इस बार का जो ब्राह्मण वोट था वो स्प्लिट उस तरीके से हो गया था कि बीएसपी की सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी के पास 38%, कांग्रेस के पास 14%, और यहाँ तक कि अखिलेश का फेस देख के लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी 19 से 20% ब्राह्मणों का समर्थन उस दौर में मिला। इसके बाद 2014, ये तो अभी 7 से 12 के हमने तीनों चुनाव को देख लिया, विधानसभा और 2 लोकसभा, दो विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव मिलाकर। 2014 से नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ।
और देखिए 2014 से लेकर अब तक जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं, जी। ब्राह्मणों ने भारी मतों से, जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को चुना है। उस 2014 के बाद से, चाहे 2014 का चुनाव हो लोकसभा का, 17 का विधानसभा का चुनाव हो, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, और फिर 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, जी। और फिर 2024 का भी मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए 24 में जरूर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई सीटों के मामले में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में अगर कुछ जातियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और वो पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव लेके आए थे उस वजह से वो उनके साथ चली गई, लेकिन ब्राह्मण जाति जो थी वो तब भी 2024 में भी, और मैं आंकड़ा देख रहा था जी। कि अगर 14 की बात करें तो 72% लोग ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट किया, कांग्रेस को 11। 2017 के असेंबली पोल्स में जब भाजपा की जबरदस्त जीत हुई, 325 सीटें एनडीए को मिली थी, 80% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट किया। 2019 के लोकसभा में ये संख्या बढ़ के 82% हो गई, जबकि मायावती और अखिलेश यादव ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था। ब्राह्मणों ने उस गठबंधन को रिजेक्ट किया और 82% लोगों ने भाजपा को चुना। 2022 के असेंबली पोल्स में 82% ही रहा ब्राह्मणों का, और 2024 में थोड़ा सा गिर के लगभग 80% के करीब, 79-80% के करीब। बट फिर भी अगर 2024 की भी बात करें तो गिरावट जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भाजपा के पक्ष में ब्राह्मणों का वोटिंग जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से कल्याण सिंह के टाइम पे या राम मंदिर के जो आंदोलन हुआ था उसके टाइम पे ब्राह्मणों का वोट जिस तरीके से मिलता था, उससे भी ज़्यादा वोट उस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 2014 से मिल रहा है। और ये जब से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बने हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है। और ये लगातार, जो मैंने आपको आंकड़े भी दिखा दिए, कि मैंने आपको आंकड़े 5 चुनावों के बता दिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव के मिला के, लगातार 5 चुनावों से 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने भर भर कर वोट दिए। जी वरुण, अब बात हम कर लेते हैं उन बड़े चेहरों की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बसपा और सपा दोनों ही पार्टियों की बात करना चाहूँगा यहाँ पर, कि इन दोनों पार्टियों में ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए जो चेहरे हैं वो कौन से हैं जो कि इन दोनों पार्टियों के लिए वोट जुटा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, एक जो सबसे बड़ा उनका ब्राह्मण चेहरा है उसका जिक्र मैंने पहले ही किया, सतीश चंद्र मिश्रा जी। बहुत बड़े नेता ब्राह्मणों के वहाँ पर माने जाते हैं, हालांकि लोकसभा में अब तक नहीं जीते हैं जी। लेकिन पार्टी में जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेटेजी का जो काम करते हैं, 2007 में जिस तरीके से पार्टी को सत्ता में लेकर आए, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले की जी। उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाता है, और आज तक मायावती के साथ हैं जी। मतलब इतने लोग, कद्दावर नेता, इतने पुराने नेता जो बीएसपी के संस्थापक सदस्य रहे, वो तक मायावती का साथ छोड़कर चले गए, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा आज तक मायावती के साथ जुड़े हुए हैं। बीच में ये चर्चा जरूर चली कि शायद छोड़ने वाले हैं, कुछ करने वाले, लेकिन आज तक मायावती के साथ वो जमे हुए हैं, जिसे कहते हैं मैदान में जमे हुए हैं। तो एक तो वही अभी भी सबसे बड़ा चेहरा है बीएसपी का। इसके अलावा अभी देखिए, मायावती कहीं ना कहीं नए लोगों को, नए ब्राह्मण जो फेसेस हैं उनको भी मौका दे रही है। अभी जो उन्होंने कुछ उम्मीदवारों का उन्होंने डिक्लेरेशन भी किया है, कुछ उम्मीदवारों की घोषणा मायावती ने 2027 के चुनावों के लिए कर दी है। उसमें जो 2 बड़े इंटरेस्टिंग नाम मुझे लगे वो हैं आशीष पांडे और विनोद कुमार मिश्रा। आशीष पांडे को माधोगर असेंबली सीट से और विनोद कुमार मिश्रा को मुंगड़ा बादशाहपुर से इंचार्ज, इस सीट का लगभग वही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तय है। तो ये 2 ब्राह्मण चेहरों को मायावती ने उतारा है, ये नए हैं। और कहीं ना कहीं ये इसी के बाद से ये चर्चा शुरू हुई कि मायावती ने ये बोला है कि जिस तरीके से हम फिर से ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधी दलों में ये खलबली मच रही है कि हम 2007 का इतिहास तो कहीं रिपीट नहीं कर देंगे। बिल्कुल। तो ये चेहरों को मायावती ने आगे किया है। और देखिए, नकुल दुबे से लेके रितेश दुबे तक, और विनय तिवारी जैसे, रितेश पांडे और नकुल दुबे, माफ कीजिएगा, और विनय तिवारी जैसे लोगों के बीएसपी छोड़ने के बाद अब मायावती ज़रूर कोई नए ब्राह्मण चेहरों के तलाश रही हैं। और यहाँ पे जो
उम्मीदवार इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, उससे लगता है कि मायावती कहीं ना कहीं संकेत दे रही है ब्राह्मण समाज को कि 2027 में हम लोग ब्राह्मणों को टिकट देंगे। उन्होंने कहा भी है, आज जो लंबा लंबा चौड़ा जो उनका जी पोस्ट है उसमें उन्होंने कहा भी है कि ब्राह्मणों को सिर्फ हम टिकट ही नहीं, हम सिर्फ राजनीति और चुनाव की नज़र से नहीं देख रहे हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ब्राह्मणों को जो असली हक है वो भी हम देंगे उनको। आप हर जगह उनका एक महत्वपूर्ण रोल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस पूरे समाज को साधने की कोशिश तो की है। जी। खैर, अब बाकी हाँ हम समाजवादी पार्टी हाँ पे अगर हम बात मैं कर उसी लेते हैं। उसी की बात कर जी। रहा था। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन अखिलेश यादव ने जी। किसको बनाया हुआ है विधानसभा के अंदर? माता प्रसाद पांडे को जी। बनाया हुआ। काफ़ी पुराना चेहरा है समाजवादी पार्टी का, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। जी। और देखिए जनेश्वर मिश्रा के बाद आई थिंक माता प्रसाद पांडे ही ऐसे नेता हैं जी। ब्राह्मण समाज से जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हैं समाजवादी पार्टी के अंदर। अगर जनेश्वर मिश्रा तो अब रहे नहीं, लेकिन बहुत कद्दावर नेता ब्राह्मण समाज से माने जाते थे और मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी नेता जनेश्वर मिश्रा रहे और काफ़ी रिस्पेक्ट भी उन्होंने अर्न की। अ, उसके बाद से माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे जिनका नाम अभी काफ़ी चर्चा में रहा। बिल्कुल। जिस तरीके से हमने जो अपना एक पहले भी एक एपिसोड किया था उसमें किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और सनातन जो उन पे पांडे के आरोप बीच लगाया में था, जो बिल्कुल। तू मैं में हुई, ये भी बलिया क्षेत्र से जो पूर्वांचल में ही पड़ता है, जी। वहाँ के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं। चुनाव जीते हैं 2024 में वहाँ से। जी। और इनको भी ये माना जा रहा है कि ये भी जो ब्राह्मण आउटरीच समाजवादी पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं इनको भी आगे रखकर वो काम किया जा रहा है। इसके अलावा राकेश पांडे और अभिषेक मिश्रा जैसे कुछ और चेहरे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के अंदर ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व इस समय करते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक मिश्रा को काफ़ी यंग जी। जैसे नेता के तौर पर भी प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी करती है, बोलते भी अच्छा हैं जी। और उनको कहीं ना कहीं आगे रखकर समाजवादी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि समाजवादी पार्टी भी किसी एक जिसे कहते हैं वर्ग विशेष को तवज्जो ना देते हुए बाकी सबको भी अपने साथ लेकर चलना चाहती है। जी। देखिए, और उसी को लेकर देखिए लड़ाई भी है। जो बिल्कुल। आंकड़े मैंने बताया कि किस तरीके से जो 10 से 13% अगर जो समाज है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उसमें से 80 से 82% वोट अगर बीजेपी ले जा रही है, वो भी जी। 2024 में, जब 2024 के चुनाव में भी जब सभी जातियों ने लगभग बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका दिया, वहाँ पे उनका तब भी जुड़े रहना, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बारे में सोच रही है। और बीएसपी क्योंकि एक बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर चुकी है ब्राह्मणों के साथ, तो वो पुरानी बात उनको याद दिलाने की कोशिश कर रही है। वरुण ने जैसा बताया कि 10 से 13% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जो जिसे चाहे उसे सत्ता में लेकर आ सकती है। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ब्राह्मण समाज जो है वो किस पार्टी की तरफ अभी भी झुकी हुई है और किसे वो सत्ता में लेकर आ रही है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, उसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।